लेकिन एक्चुअल में जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो पैसे की बात तो इसमें आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ मनी, ये पैसा है क्या, तो आप क्या बताएंगे? नेहा क्या बताएंगे? मनी जो है एक हमारा जो लेन देन का एक कह रही है सब कुछ है पैसा। जी पैसा सही में ब्लड की जैसा होता है। अगर ब्लड को अगर थोड़ा मॉडिफाई में करें तो ब्लड में इन्फ्लेशन कर देता है। इन्फ्लेशन मतलब अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। हाई होगा तो भी नुकसान होगा। देखिए आप ऐसा मानकर चलिए, पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है, पहली बात तो अर्थव्यवस्था शब्द जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं इकोनॉमिक्स कर रहा था। इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में हम ऐसे सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं जिन सिद्धांतों से हम संसाधनों का बंटवारा करेंगे या संसाधनों के रूल रेगुलेशन तय करेंगे, रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, ये तो हमने सब्जेक्ट की बात करी, लेकिन जब हम यूज करते हैं वर्ड अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक एरिया, जिस एरिया में कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है और उनके हिसाब से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ का मतलब ही होता है पैसा और संसाधन। जो अर्थ वर्ड है ना, अर्थ का मतलब ही क्या होता है? पैसा और संसाधन। तो जिस क्षेत्र में व्यवस्था बनी हुई है इसकी, वो क्या है? अर्थव्यवस्था। जैसे ये क्लास है, इस क्लास की एक स्पेसिफिक टेरिटरी है कि नहीं है? इस क्षेत्र में अगर हम ये मान लें कि ये क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आप कॉपी बना रहे हैं, आप पेन बना रहे हैं, आप पापड़ बना रहे हैं, आप बातें ही बना रहे हैं, तो मुझे बताइए रिसोर्स क्या है आपके लिए? रिसोर्स क्या है? कॉपी है, पेन है, कुछ लोगों के लिए पापड़ होगा। लेकिन जो आप रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? शौक के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? क्योंकि आप कुछ और संसाधन खरीदना चाह रहे हैं उससे। तो यानी कि पूरा जीवन आपका संसाधनों के इर्द गिर्द घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? और वो घूम रहा जो है, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या? इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रहा है। और इस क्षेत्र में अगर उन प्रिंसिपल्स का उपयोग हो रहा है, तो उस क्षेत्र को हम क्या करें? अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। अगर मैं इस क्लास की बात करूं, वो इस क्लास की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और अगर मैं यही क्षेत्र पूरे देश का लूंगा, तो क्या कहलाएगी? देश की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। उसको हम क्या कहेंगे? इंडियन इकोनॉमी कहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। बात पकड़ में आ रही है? यानी कि प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल संसाधनों में होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, फर्ज कीजिए एक दिन ऐसा हो, क्षेत्र तो भारत का फिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है कि नहीं कर रहा है? इंडियन टेरिटरी क्या है? कर रखा है। तो पॉलिटी तो आपने मजबूत कर ली भाई। अब वहाँ से क्या करें? इस क्षेत्र से एक दिन के लिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हटा लें। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हटाने का मतलब समझते हैं? जो ये 200 रुपये के नोट पर लिखा है ना कि मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वादा करता हूँ, वो कैंसिल हो जाए। ये वादा कैंसिल, प्रिंसिपल्स ही हटा दिया। ये जो सरकार के दाम को रेगुलेट करने की पावर होती है ना, ये हट जाए। एमआरपी वगैरह देखते हो ना आप लेने गए पार्ले जी का पैकेट, दुकान वाले ने कहा कि आज के दिन तो एक्सपेरिमेंट से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स लागू नहीं होंगे, तो इस वजह से 5 रुपये का जो पैकेट है ये 5000 का मिलेगा। तो मुझे बताइए कि अर्थव्यवस्था चल पाएगी? नहीं। तो यानी कि अर्थव्यवस्था है क्या? जब एक निश्चित क्षेत्र में कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का हम उपयोग कर संसाधनों का उत्पादन, वितरण, उपभोग करते हैं, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप ये मान सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो एक बॉडी की तरह है, जैसे हमारी बॉडी होती है, और बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और बॉडी में हमारे सेल्स हैं कि नहीं है? सेल से बॉडी बनी है। लेकिन मुझे बताइए, सेल्स जो हैं बिना एनर्जी के चल सकती हैं क्या? और जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बाहर से हम इनटेक करते हैं फूड को, वहीं से आती है कि नहीं आती है? आती है। तो जब ये एनर्जी, जब जैसे मान लीजिए ये जूस है, मैंने ये जूस पिया, तो अभी क्या आपको लग रहा है ये जूस जो है कहाँ, मतलब सारी बॉडी में चला जाएगा? नहीं, वो बॉडी में नहीं जाने वाला जूस, वो तो केवल डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में वहाँ पर फंक्शन करता है ब्लड। तो जो ब्लड होता है, आपने ब्लड के कंपोनेंट में पढ़ेंगे बेसिक बायोलॉजी में, तो ब्लड के जो कंपोनेंट होता है वहीं से जुड़ती है एनर्जी। आपने सुना होगा ना, ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड, डाइजेस्टिव सिस्टम में रिएक्शंस,
रिएक्शन के बाद एनर्जी का रिलीज होना, और फिर जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। तो ब्लड फ्लो क्यों करता है? ब्लड फ्लो ही इसलिए करता है जिससे कि एनर्जी को डिफरेंट सेल्स तक भेजा जाए। तो ब्लड फ्लो करके एनर्जी को डिफरेंट सेल्स तक भेज रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि ब्लड जो है एनर्जी को भेजेगा नहीं, सिर्फ ऐसे ही फ्लो करेगा, तो क्या बॉडी चल पाएगी? नहीं। तो सेम ऐसे ही ब्लड क्या है हमारी इकोनॉमी का? पैसा, ये मनी। तो ये मनी अगर फ्लो कम हो जाए या रुक जाए तो इकोनॉमी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। इसी वजह से जब 8 नवंबर की रात थी, 8 बजे, भाई और बहनों, नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के बाद यही जो ब्लड था इसका फ्लो क्या हो गया था? कंस्ट्रिक्ट हो गया था, काफ़ी हद तक कम हो गया था। 500 और 1000 के जो नोट थे वो हमारे टोटल कैश फ्लो का लगभग 76% बताए जाते थे। अगर इतना पैसा तो कैंसिल हो गया है, तो ऐसे मुझे बताइए कि ओवरऑल जो फ्लो है वो कम होगा कि नहीं होगा? फ्लो कम होगा, और फ्लो कम होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी कि नहीं होगी? और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई थी कि नहीं हुई थी? उसी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ था या नहीं हुआ था? अगर उत्पादन ही कम होगा तो उत्पादन के जो करने वाले हैं, क्या उनके पास नौकरियां रहेंगी? पहले फैक्ट्री का मालिक प्रोडक्शन कर रहा था, उत्पादन कर रहा था, लेकिन अब उत्पादन कर ही नहीं रहा है, तो क्या उन लोगों को नौकरी पर रखेगा? नहीं रखेगा। वो कहेगा जब मेरा उत्पादन का काम ही नहीं है तो तुम्हें क्या रखूँ, तुम भी घर जाओ। तो ऐसे में पूरी इकोनॉमी में फंक्शनैलिटी खराब हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। तो अब हालांकि उसका एक रिस्क था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या पॉजिटिव हुए क्या नेगेटिव हुए। तो जैसे कि ब्लड पूरी इकोनॉमी, पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ऐसी मनी क्या पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वर्ड है मनी जिसको हम कहते हैं पैसा, एक वर्ड है करेंसी, मुद्रा। दोनों में कुछ फ़र्क है, सेम है? फ़र्क है क्या? करेंसी कंट्री की देखिए, एक वादा है कि बेसिक से लेकर ऊपर तक सारा कवर होगा, लेकिन ज़रूरी है कि जैसे ही क्वेश्चन पूछूं दिमाग दौड़ाओ और अपने हिसाब से जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स करो, उससे कम समय में मैं ज़्यादा दे पाऊंगा। बताइए। करेंसी सर किसी कंट्री की क्या बोलते हैं मुद्रा होती है। करेंसी किसी कंट्री की मुद्रा होती है। करेंसी कोई हिंदी में मुद्रा कहते हैं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, मुद्रा क्या होती है? तो सर किसी कंट्री की होती है, किसी कंट्री की होती है। अच्छा, और मनी जो होती है वो जो एक एक्सचेंज का मीडियम होता है। सही बता रहे हैं आप। देखिए, सीधी सी बात, जो मनी शब्द है, मनी को हम डिफाइन कर सकते हैं, मनी संसाधनों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। रिसोर्सेज के एक्सचेंज के लिए अगर आपने बीच में एक मीडियम चुन लिया, क्या इसको देने के बाद हमें रिसोर्स मिल जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। एक ऐसा भी समय था जब मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था, उस टाइम पर बार्टर सिस्टम यूज होता था। जैसे वैभव ने, गेहूं का खेत था वैभव का, तो गेहूं आए, इनके पास चावल थे, इन्होंने गेहूं इनको दिए, चावल इनको दिए। फिर इन्हें और भी चीज़ें चाहिए थी, डेयरी पर गए, उनको गेहूं दे दिए और उनसे दूध ले लिया। तो इस तरीके से जो सिस्टम चलता था, क्या वहाँ पर हमने किसी एक मीडियम का इस्तेमाल किया था? नहीं, हम तो डायरेक्ट रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन देखिए, जो भी चीज़ आज एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई कारण तो होता है। अगर बार्टर सिस्टम से काम हो रहा था, रिसोर्सेज का आदान प्रदान हो रहा था, फिर मनी की जरूरत पड़ी क्यों? मनी की जरूरत इसलिए पड़ी, नंबर एक, अगर वैभव को चावल नेहा की तरफ से या कहीं से आ चुके हैं, तो क्या अंजलि से चावल लेंगे? नहीं लेंगे, कहेंगे घर जाओ अपने, मेरे पास तो है। तो ऐसे में आपको जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, क्या वो मिल पाए आपको? नहीं, नंबर एक प्रॉब्लम। दूसरी बात, जो रिसोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वैल्यू पूरी इकोनॉमी में इक्वल नहीं है। आज के टाइम पर अगर आपको चावल पूछा जाए तो चावल का रेट क्या है, तो चावल की अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन अगर बासमती चावल में एक कैटेगरी बताए तो उसका रेट आमतौर पर एक जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम है तो क्या वहां पर एक वैल्यू होगी? नहीं। आज इनके पास चावल की अगर जरूरत होती तो घर ही पहुंच जाते उनके कि मैडम दे दो, और उसके बदले चाहे आप मुझसे इतना ज़्यादा गेहूँ ले लो, तो वैल्यू बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्सेटेड जो वैल्यू होती है रिसोर्सेज की, क्या वो हो पा रही थी बार्टर सिस्टम में? नहीं हो पा रही थी। और दूसरी बात, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि डबल कोइंसिडेंस चाहिए था, यानी कि एक दूसरे की जरूरतों के जब पूरक होंगे तभी वो एक्सचेंज हो सकता, नहीं तो एक्सचेंज नहीं हो सकता। इस वजह से हमें जरूरत पड़ी एक मीडियम की, एक माध्यम की। उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं, पैसा कहते हैं। जी, स्टोरेज भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिसोर्सेज को ही कहाँ तक जो हम इकट्ठा करेंगे, उसी के थ्रू करेंगे। तो अगर किसी को अपनी हैसियत देखनी होती थी कि भाई मैं कितना समृद्ध हूँ, तो देखता था मेरे पास कितने गेहूं के भंडार हैं, कितने चावल के भंडार हैं।
तो ऐसे में तो रिसोर्स कितना ज़्यादा वो एक्यूमुलेट करेगा। और मुझे बताइए, अगर एक्यूमुलेट करने लग गए, क्या ज़रूरी है वो लंबे समय तक चलेंगे? ख़राब भी हो जाएंगे। इससे अच्छा तो किसी के इस्तेमाल आ जाते। तो इसी वजह से कंसेप्ट किसका है? मनी का। लेकिन बताना चाहूँगा, मनी का कंसेप्ट कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है। मनी का जो कंसेप्ट है, जो पैसे का जो कंसेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो कोई आधुनिक काल का कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। कई सभ्यताओं में खूंखार जानवरों के दांतों का इस्तेमाल होता था एज मनी। जैसे कि साउथ अमेरिका, जहाँ पर आपको मिलता है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, कंबोडिया, पैराग्वे, इरुग्वे। तो इन क्षेत्रों में जो आपको जो अवशेष मिलते हैं, तो पता लगता है कि वहाँ पर खूंखार जानवरों के दांत, जो कैनाइन होते हैं ना, बड़े वाले दांत, उनका इस्तेमाल होता था एज मनी। जिसके पास ज़्यादा कैनाइन वो ज़्यादा अमीर। कैनाइन वाले दांत समझते हो, लंबे वाले दांत, शेर के दांत, चीते के दांत। और अगर आपको कोई सामान खरीदना है किससे, तो आप उनको दांत दोगे वो, और तब जाकर आप वो सामान प्रोक्योर करोगे। तो पूरी इकोनॉमी में किस पर क्या चल रही है? खूंखार जानवर के दांतों पर चल रही है। तो मुझे बताइए, ऐसे में जो खूंखार जानवर के दांत है वो एज मनी इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। ध्यान रखिए, करेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करा अब तक मैंने, मुद्रा शब्द का इस्तेमाल करा अब तक मैंने नहीं, अभी केवल मनी पर आ रहा हूँ। पहले इसको समझ लीजिए, फिर डिफरेंस क्रिएट करूँगा। वैभव ऐसा क्यों करा कि खूंखार जानवरों के दांतों का इस्तेमाल करा उन्होंने एज मनी? इससे आपको पता लगा पहला प्रिंसिपल मनी का। देखिए, मनी ऐसा बनाना चाहिए, माध्यम ऐसा बनाना चाहिए जो सीमित हो, तभी उसकी वैल्यू रहेगी। अगर डॉग्स के और कैट्स के दांत भी अलाउ कर देते, वैभव इतना अमीर हो जाते, गायब हो जाते आसपास के कितने कॉलोनी के इलाकों के डॉग्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो खूंखार जानवरों को मारना क्या आसान है? नहीं, और वो सीमित भी है। तो ऐसे में जो उसकी वैल्यू रहेगी वो बड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो यानी कि मनी में एक कंसेप्ट ये हमें देखना पड़ता है कि उसकी वैल्यू क्या हो? सीमित। मतलब उसकी जो संख्या वो क्या हो? सीमित। कुछ ऐसी सभ्यताएं मिलती है जहां पर समुद्र से निकलने वाली सीपों का इस्तेमाल होता था एज मनी। सीप समझते हैं, बचपन में भी देखी होगी। शंख का छोटा, शंख तो खैर अलग होता है, सीप होती है जिसमें मोती निकलता है, तो सीपों का इस्तेमाल होता था एज मनी। कई जगह पर तंबाकू का इस्तेमाल होता था एज मनी। तंबाकू का, उन्होंने कहा तंबाकू को एज अ मीडियम रखेंगे और तंबाकू का स्टोरेज उन्होंने कहा आसान है, तो हम तंबाकू को एक्सचेंज करेंगे, टोबैको का एक्सचेंज करेंगे, उसके बदले हम संसाधनों को खरीदेंगे। सैलून पर जाना है, तंबाकू दिया जा रहा है। लेकिन मुझे बताइए कि आज के समय में आप ऐसी अर्थव्यवस्था देख सकते हैं? नहीं। तो जब ये मनी का मतलब तो एक माध्यम था, फिर ये करेंसी क्या है? देखिए, करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है। पहली बात तो मुद्रा या करेंसी का मतलब होता है जो किसी सोवरन यानी कि संप्रभु संस्था द्वारा जारी की गई हो और उसके पीछे एक लीगल बैकिंग हो। ये आम एक डेफिनेशन होती थी करेंसी की, जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको मॉडर्न में अब क्या चेंज आया करेंसी की डेफिनेशन में वो भी बता रहा हूँ। करेंसी की डेफिनेशन क्या है? कोई संप्रभु संस्था। संप्रभु संस्था का मतलब जैसे देश की सरकार। संप्रभु शब्द का ही मतलब होता है जो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हो, वो किसी दूसरे के अंतर्गत नहीं आता। क्या भारत सरकार जब करेंसी इशू करती है, क्या ब्रिटेन की महारानी से पूछती है? नहीं। तो भारत की सरकार और भारत में जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वो संप्रभु संस्था है कि नहीं है? तो ऐसे में वो जो भारत में इशू करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? भारत की करेंसी कहेंगे। वैभव इशू करने लग जाए नोट निकाल निकाल कर, बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, बस इन्होंने अपना फोटो लगा रखा है। मुझे बताइए उसको हम करेंसी कहेंगे क्या? क्यों? क्योंकि वैभव इज नॉट अ सॉवरन अथॉरिटी। वैभव जो है संप्रभु संस्था नहीं और ना ही इनके पास वैधता है। लोगों ने इनमें विश्वास नहीं दिखाया, लेकिन लोगों ने विश्वास किस में दिखाया? सरकार में दिखाया, आरबीआई में दिखाया। तो कहने का मतलब है सोवरन अथॉरिटी होनी चाहिए, लेजिटिमेसी होनी चाहिए, तब जाकर वो क्या बनता है? उस टाइम पर जो मनी का रूप इशू होता है उसको हम क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। आ रही बात समझ में? एक समय तो ऐसा था, वैभव का इस्तेमाल एज आप मनी कर सकते हो। जब दास प्रथा होती थी, ले गए बाजार में, कुछ सामान ले लिया, ले गया कोई आपको व्यापारी, पता लगा लड़का नकारा है, वापस ले आया और फिर आपके बदले कोई सामान ले लिया। तो मुझे बताइए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है? ठीक है, अब सुनिए, देखिए ऐसे में एज मनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन क्या इनको करेंसी कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि करेंसी एक सॉवरन अथॉरिटी द्वारा इशू की जाती है, उसके पीछे लीगल बैकिंग होती है और उसकी वैधता होती है जारी करने की।
और वो कितनी रहेगी नहीं रहेगी मार्केट में, ये भी डिसाइड कौन करता है? इशूइंग अथॉरिटी डिसाइड करती है, जिसने उसको जारी करा है। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो देखिए करेंसी आपको समझ में आया, मनी आपको समझ में आया। लेकिन आज के टाइम में एक नया कंसेप्ट आया। करेंसी में कहा जाता था सोवरेन अथॉरिटी जब जारी करेगी वो करेंसी होगी, इंडिविजुअल यूनिट होंगी करेंसी की, ये 10 का नोट, ये 500 का नोट, ये 200 का नोट, इंडिविजुअल यूनिट होंगी, उसके पीछे एक बैकिंग होगी। आपको वादा कराया ना, तो बैकिंग होगी, एक लीगल बैकिंग होगी, कानूनी एक बैकिंग भी होगी। लेकिन 2008 के बाद जब यूएस में क्राइसिस आए इकोनॉमी में, तो ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स आने लग गए। उन आर्टिकल्स ने कहा कि यूएस में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, यूएस में जो रिसेशन आया 2008 में, यूएस में एक मंदी आई थी, बाद में जाकर वो महामंदी में तब्दील हो गई थी। महामंदी का मतलब है जॉब क्राइसिस हो चुका है, डिमांड बिल्कुल क्रश हो चुकी है, कई सारी कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं, बैंक बर्बाद हो चुके हैं। उस दौर में जितने आपके बड़े बड़े व्यापारी थे इंटरनेशनल लेवल के, वो सब अपनी वेल्थ को रखते थे डॉलर में, क्योंकि डॉलर सबसे ज़्यादा रेपुटेड करेंसी मानी जाती है। उसका भी क्या रीज़न है डॉलर का, वो भी आपको इसी मॉड्यूल में आपको पता लगेगा आगे जाकर हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। तो ऐसे में जब उनका नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा डॉलर गिर गया है और इसका गिराने के लिए जिम्मेदार ये प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकार भी है, और इस वजह से हम ऐसी करेंसी निकालेंगे जो अमेरिका की सरकार की पहुंच से बाहर होगी, किसी भी सरकार की पहुंच से बाहर होगी। अगर आपको ऐसे ऑनलाइन आर्टिकल्स मिल रहे हैं और आप सरकार में, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं। आप कहें करेंसी कैसे निकाल लेंगे भाई? करेंसी तो तब होगी जब उसकी इंडिविजुअल यूनिट होगी, उसको इशू कौन करेगा? सोवरेन अथॉरिटी करेगी। और जब हम नहीं इशू कर रहे, कोई सरकार नहीं इशू करी, तो कैसे करेंसी? और लोग मानेंगे भी कैसे? भाई आप खुद ही सोचिए, आप इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई का मार्क है इस पर। आरबीआई का मार्क हट जाए तो क्या विश्वास रहेगा? नहीं। तो विश्वास जरूरी है कि नहीं है? सबने कहा कुछ नहीं होने वाला ऐसा। 1 साल बाद एक नई प्रणाली आई जिसको जानते हैं आप बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या किसी सरकार ने इशू करे थे? नहीं। था क्या? बेसिक से अगर आपको बताना चाहूँ, बेसिक सी बात, एक ऑनलाइन पोर्टल बनता है। वो पोर्टल कहता है कि जो भी इस पोर्टल पर आएगा, उस पोर्टल पर आने के बाद उसको एक सीरीज ऑफ कुछ एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एल्गोरिथम का मतलब होता है पजल्स, और उसके बदले उसके अकाउंट में एक कोड आएगा। उस कोड को हम कहेंगे एक बिटकॉइन। और जितने लोग पोर्टल पर आएंगे उनमें से किसी को भी वो बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकता है। एक बिटकॉइन पोर्टल से दूसरे बिटकॉइन पर ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे आप बिटकॉइन पोर्टल पर आ गए, मैं भी आ गया, मैंने तो डाटा माइनिंग कर ली, उसको हम कहते हैं डाटा माइनिंग, एल्गोरिथम को सॉल्व करना, पजल्स को सॉल्व करना। मेरे पास एक बिटकॉइन आ गया, बाकायदा कंपनीज ऑर्गेनाइज होगी थी, उनका काम ही ये था बस। आपने एल्गोरिथम आपको सॉल्व नहीं करनी आती, आपने केवल बिटकॉइन पोर्टल पर अकाउंट बना लिया। लेकिन मुझे अगर आपसे कॉपी लेनी है और आपने कहा सर पैसा, तो मैंने कहा तुम्हें बिटकॉइन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो एलिवेट हो, अपने लेवल को बढ़ाओ। कब तक ये सरकार की करेंसी पर विश्वास रखोगे? तुम्हें बिटकॉइन में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट में। तो इस बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे कॉपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कॉपी का एक संसाधन है। इस संसाधन को लेने के लिए मैंने जो दिया है वो क्या है? बिटकॉइन दिया है। तो एज अ मनी है कि नहीं है? और करेंसी इस वजह से उसको कहा गया क्योंकि उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और उसको भी किसी ना किसी अथॉरिटी ने इशू कराया। लोग उसमें विश्वास कर रहे हैं और किसी को नहीं पता वो अथॉरिटी कौन है। उस पर नाम लिखा था सताशी नाकीमोटो, लेकिन किसी को नहीं पता कौन है सताशी नाकीमोटो। अमेरिका की इकोनॉमी को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। अमेरिका में FBI और CIA इसके पीछे लग गए और कई सारे सताशी नाकीमोटो को उठा लिया। जो भी हैकर थे, जिन पर भी उनको शक हुआ, 6 महीने तक तफ्तीश चलती रही, सबको छोड़ दिया गया। इनमें से कोई सताशी नाकीमोटो वो नहीं है जिसने कि बिटकॉइन को बनाया था। अगर केस हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के पास होता, यूपी पुलिस के पास होता, तो कबूल करा लेते मार मार, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ।